हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 14th चैप्टर ते जीवनदायी झाड़। इसे लिखा है भारत सासने ने। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है। एक किस तरीके से एक पेड़ जो है पूरा लिविंग क्रिएचर्स का एक सेंटर बन गया है। गर्मी के दिनों में बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन किया है एक झाड़ का और उसके आसपास में जो जीव जंतु की जो बस्ती बनी हुई है उसके बारे में यहाँ पे। और कितना एक मोटिवेटिंग थिंग है कि इतने गर्मी के मौसम में भी वो अकेला झाड़ जो है जीवनदायी साबित हो रहा है, जीवन दान दे रहा है मानो कई जीव जंतुओं को। और इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। इसी वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा से जो रहती है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। लर्न विथ हेमा अब फेसबुक पर भी है। आप फेसबुक पर भी मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सासने ने लिखा है ते जीवनदायी झाड़। ये एक प्रसिद्ध लेखक है, कथाकार है, नाटककार है, कादंबरीकार है। अनर्थ, लाल फुलांचे झाड, रात्र, चिरदाह हे कथा संग्रह, ये सारे स्टोरीज के कलेक्शन है इनके। सर्प, दूर तेथे दूर तेव्हा हे लघु कादंबऱ्या प्रसिद्ध यानी शॉर्ट नॉवेल्स है ये। फलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड आणि मानवी जीवन यांची सुंदर सांगड घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न प्रस्तुत पाठात लेखकाने केला आहे। यानी फलदायी व जीवनदायी मतलब जो फलों से लदा हुआ है और जीवन दान देने वाला है, ऐसा ये नींबू का झाड़, लिंबाचे मीन्स एक नींबू का झाड़, आणि मानवी जीवन यांची सुंदर सांगड मतलब इस नींबू के झाड़ और इंसान के जीवन के बीच का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली लेखक ने इस चैप्टर में प्रेझेंट किया है। मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचं झाड होतं। मतलब मैं जिस घर में रह रहा था उस घर के जस्ट पीछे की तरफ एक नींबू का झाड़ था। लिंब म्हणजे कडुलिंब नव्हे। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लिंब यानी लिंब का जो झाड़ है इसमें नींबू जो है दो टाइप के होते हैं। एक नीम होता है, कड़ू नीम होता है। नीम मतलब एक नॉर्मल अपना नींबू जो हम यूज करते हैं हमारे खाने पीने में, और कड़ू नींबू यानी जो नीम के पत्ते होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, वो चीज। तो यहाँ पे वही राइटर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं भारत सासने कि लिंब म्हणजे कडू लिंब नव्हे। ये जिस लिंब की मैं बात कर रहा हूँ वो कड़वा नीम नहीं है। आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, हम जो नींबू खाने में यूज करते हैं उस नींबू का झाड। खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च लगडलेलं असं। मतलब जस्ट खिड़की के पीछे की तरफ ही था, लगकर ही था। वो काटेरी मतलब वो जो नींबू का झाड़ था वो काटेरी था, कांटेदार भी था। आणि लिंबाच्या फळांनी यानी कि नींबू के फलों से नींबू सब पूरा लगा हुआ था झाड़ पे लगडलेले असं, यानी कि पूरा झाड़ भरा हुआ था नींबुओं से। लशलशित हिरवगार आणि चैतन्यमय। लशलशित मतलब बहुत ही डेलिकेटली, हिरवगार बहुत ही ग्रीन एकदम हरा भरा, और चैतन्यमय यानी बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अच्छा लगता था उस झाड़ को देखकर। ऐसा वो झाड़ था मानो पूरी तरह से जो फलों से लदा हुआ था, मानो बहुत ही खुश लग रहा हो। प्रदेश सगळा उन्हाचा होता। सारा जो एरिया था वो, ये गर्मी का सीजन था, पूरा हॉट सीजन था यहाँ पे। त्या भागात एकूणच उन्हाळा जास्त, और इस भाग में तो खासकर एक समर ज्यादा ही लगता है। आसमंत तापून जाई, पूरा आसमान भी तप जाता था। आसपासची जमीन तापून करपून तपकिरी पड़लेली दिसे, और आसपास की जितनी भी जमीन थी वो पूरी तप जाती थी, लाल भड़क हो जाती थी, तपकिरी, और साथ ही साथ उसमें लाइंस भी पड़ जाती थी, सूख जाते थे तभी। जी काही झाडं आसपास होती ती मलूल आणि काळपट्ट हिरवी दिसत, आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती। अब जो भी यहाँ पे आसपास में झाड़ें दिख रही थी वो थोड़ी सूखे थे और एकदम काले हो गए थे। मतलब हरे थे लेकिन काले पड़ गए थे सूखने के कारण, पानी नहीं होने के कारण। और पाणथळ यानी कि गीली जमीन तो परिसर में यानी आसपास में किधर भी नहीं थी। सगळीकडं शुष्क कोरडी जमीन, सभी तरफ सूखी बेरान जमीन थी। घर सुद्धा तपून निघे, मतलब इतनी गर्मी थी, इतना गर्म तापमान था कि घर भी जो है तप जाता था। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे। और इसी बैकग्राउंड पे इतना गर्म था चारों तरफ, सारे पत्ते, झाड़ पत्ते जो दूसरे सूख चुके थे, कोई पानी वाली जमीन नहीं थी। इसी बैकग्राउंड पर भी
वो एक जो झाड़ था, नींबू का झाड़ पीछे, वो एकदम ही अजीब था, अलग ही था, एकदम जैसे मानो जीवन दे रहा हो, जीने का आधार हो लोगों के. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेलं लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशांचं केंद्र झालं होतं. मतलब एकदम से कहा जाए, सच में कहा जाए तो जो भींत से लगकर था, यानी भींत की ऊंचाई का था, जो वॉल था करीब करीब उसी हाइट का वो झाड़ था नींबू का. और वो नींबू के झाड़ में आसपास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग बींग्स जो थे, एनिमल्स, जीव जंतु जो भी है, उनके लिए तो मानो ये नींबू का झाड़ एक दिलासा का केंद्र बन चुका था. दिलासा का केंद्र मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जैसे मानो बन गया था. हे माझ्या लक्षात आलं और ये लेखक के समझ में आ गया था. अब किस तरह से समझ में आया, क्या क्या देखा उसने जिससे उसे ये ऐसा मानना पड़ रहा है, तो हम अभी देखते हैं. त्या झाडाखाली काळी भोर सावली असे, मतलब उस झाड के नीचे तो एकदम काली काली छाया होती थी. मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई. मोरीचं पाणी यानी कि जो भी वेस्ट वाटर होता था, कपड़े धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद जो भी वेस्ट पानी था वो सब उस झाड़ के वहां पर डाल दिया जाता था. त्यामुळे जमिनीत नेमकी तिथंच ओलं असे, इसीलिए वहां की जमीन जो है हमेशा गीली रहती थी उस एरिया में जहां पर वो पानी डालते थे सारा झाड़ के नीचे. त्या ओलसर जमिनीत मला काही शंख दिसू लागले और उस गीली जमीन में मुझे कुछ शंख दिखने लगे. अभी शंख हमें पता है शेल्स राउंड राउंड होते हैं. अभी ये किस शंख की बात कर रहा है, ये एक स्नेल एनिमल जो होता है, स्मॉल लिविंग बींग, स्मॉलेस्ट लिविंग बींग जो हम बोलते हैं, जमीन पे रेंगने वाला, उसके बारे में बात कर रहा है, जिसके पीछे शेल होता है, यानी स्नेल्स जिनके पीछे शेल होता है. तो लेखक को वहां पे शंख दिखने लग गए थे. आज इथं दिसलेला शंख उद्या तिथं दिसे, आज यहां पर दिख रहा है ये शंख तो कल कहीं और दिखता था. रात्रीतून तो बराच सरकलेला असे, रात भर में तो काफी वो मूव हो जाता था. लहान मोठे अनेक शंख मग दिसू येऊ लागले. फिर थोड़ी देर टाइम के बाद में तो छोटे बड़े बहुत सारे शंख मुझे दिखने लगे. मग लक्षात आलं की या झाडाखाली गोगलगाईची वस्ती आहे. बाद में ध्यान में आया कि इस झाड़ के नीचे तो गोगलगाई की वस्ती है. गोगलगाई इज स्नेल. इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईची वस्ती मी प्रथमच पाहत होतो आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु त्या झाडावरही चढ़तात. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि इतनी बड़े आकार की गोगलगाई यानी कि स्नेल भी बड़े आकार के थे ये, इनकी वस्ती यानी कि एक कॉलोनी इन्होंने पहली बार ही देखी थी लेखक ने. और पहली बार ही उन्होंने ऐसा भी देखा था कि गोगलगाई जो है, ये जो शंख है अपने पीठ पर लेकर चलती है, शंख पीठ पर लेकर चलती है वो भी ठीक है, लेकिन वो झाड़ पर भी चढ़ते हैं, ये उन्होंने पहली बार ही देखा था. फांदीवर चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणं. फांदीवर, फांदी यानी झाड़ का ब्रांच, चिकट रंगाना. अभी क्योंकि जमीन पे वहां पर चिकड़ जैसा हो रखा है, सभी लोग पानी वहीं पर डालते हैं, मोरी का पानी, तो कीचड़ जैसा हो रखा है, तो वो कीचड़ से स्नेल पूरा भरा हुआ रहता है. तो उसी कीचड़ से लगी हुई स्नेल जो है झाड़ पर चढ़ती है, तो बरबट ले लिया, फैला हुआ जो कीचड़ पूरा घस घस के ऊपर तक लेके जाती है. वो गोगलगाई पाहणं, वो देखना, त्यांचा प्रवास निरखणं हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. तो मतलब ये चीज को देखना कि किस तरह से गोगलगाई जो झाड़ पर चढ़ती है धीरे धीरे पूरे कीचड़ से लदी हुई और पूरा एक निशान बनाते हुए, तो वो लेखक के लिए और उनके बेटे के लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम जैसा मानो समझ लो वो हुआ करता था. कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता, मतलब हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग था वो. लवकरच एक पारव्याची जोडी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. लवकरच, जल्द ही वहां पर एक पिजन का जोड़ी, पारवा मतलब पिजन, कबूतर, उसका वो जो है पिजन की जोड़ी जो है वो उस एकदम डार्क ग्रीन कलर के आश्चर्य में, अब इस झाड़ को इन्होंने आश्चर्य का नाम दिया है, उस आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली, मतलब वो शेल्टर ढूंढने लगी वो पिजन की जोड़ी. त्या जोडीनं काड्या काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली. अब इस जोड़ी ने, इस पिजन की जोड़ी ने काड़ी काड़ी जमा करके वहां पर एक नेस्ट बनाने की वहां पे शुरुआत की, एक ब्रांच पे. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजांच्या डोळ्यांनी लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीस पड़े. और जब हम खिड़की से या दरवाजे से धीरे से अगर वहां देखते थे तो हमें ऐसे मिचमिची आंखों से अगर हम देखे वहां पर, तो हमको एकदम लुकलुकत्या नजरेची पारवी यानी कि जिसकी छोटी छोटी आंखें होती है, एकदम मिचमिची आंखें होती हैं, वो हमें एक पिजन की जोड़ी वहां पर दिखाई देती पड़ती है.
और हमें भी छोटी नजरों से ही देखना पड़ता है, एकदम ढूंढ ढूंढ के. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीनं एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. अब इतना आसपास में इतना गर्मी हो रहा था, इतना गर्म हो रहा था, तो इस गर्म एनवायरमेंट में भी उस पारवे की जोड़ी ने एक थंडा आश्रम जो की इस झाड में उसे मिला, उन्होंने ढूंढ निकाला. माझा मुलगा तिथे वारंवार जाऊन पाही, म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. और अब लेखक कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है बार बार उनको जाके देखता था, इसीलिए मैं भी वो डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको थोड़ा लोनलीनेस चाहिए था, लेकिन वो मेरा बेटा बार बार जाके देख रहा था और वो डिस्टर्ब हो रहे थे, इसीलिए वो धीरे धीरे वो वहां से उड़ गए, चले गए वहां पर से. दिसेनासं झालं मतलब दे फ्ल्यू अवे. चिमण्या आणि इतर पक्षी यांनी ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे. अब चिमनिया मतलब स्पैरोज, आणि इतर पक्षी है ना, और दूसरे और कई तरीके के पक्षी यहाँ बताते थे. तो इन सभी बर्ड्स से ये झाड़ जो है हमेशा भरा हुआ रहता था, गजबजलेलं असे, मतलब इनकी आवाजें हमेशा रहती थी. जणू गाणं बहरतं संगीतमय झाड़, जैसे मानो जैसे वो गाता हुआ बहर रहा है, खिल रहा है, फूल रहा है संगीतमय झाड़, जैसे मानो कि एक म्युझिकल ट्री है ये. तुर्रेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथं दिसत. तुर्रेदार बुलबुल, बुलबुल मतलब एक बुलबुल जो बर्ड है उसको क्राउन जो होता है, तुर्रा मतलब जो उनके सर पे एक छोटा सा क्राउन होता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो उसे हम तुर्रा कहते हैं. तो तुर्रेदार बुलबुल मतलब ऐसी बुलबुल जिसको तुर्रे हैं. आणि पोपट, ये पोपट यानी पैरेट हमें पता है, वो नेहमी हमें वहां दिखते थे. त्या सगळ्यांचं ते झाड म्हणजे एक केंद्र. अब इन सभी बर्ड्स का ये झाड़ मतलब एक सेंटर ही हो गया था, एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन था उनके लिए, एक आश्वासनाचं, विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं, एक होप का, एक होपफुल बोल सकते हैं, या एक फेथफुल, ये उनका सेंटर हो गया था, ये उनका एक प्लेस हो गया था जहां पर ये आके अपना ठिकाणा ढूंढे, सपोर्ट ढूंढे. कलकलाट आणि गजबजाट त्या झाडांना जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. एकदम कलकलाट थी, एकदम गजबजाट थी. कलकलाट मतलब पक्षियों की आवाज, गजबजाट मतलब और भी परिसर से आसपास की बहुत सारी आवाजें जो वहां पर आती थी, उससे भरा हुआ रहता था वो झाड़. त्या झाडांना जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी, और इस झाड़ ने मानो बहुत सारे बर्ड्स को जीने के लिए एक नया आश्वासन दिया था, एक निमंत्रण दिया था. मानो निमंत्रण यानी कि इन्विटेशन दिया था सभी बर्ड्स के लिए कि तुम आओ और यहाँ पे जियो. ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडं थव्या थव्यानं येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. और अब लेखक कहता है कि मैंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि ये जो एक होप था, फेथ था सभी बर्ड्स में कि यहाँ पर हमें शेल्टर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो ये उन बर्ड्स के ही मुंह से मानो दूसरे बर्ड्स तक ये बात पहुंची हो, और दूर दूर से बर्ड्स एंड एनिमल्स वहां पर आ रहे थे झुंड में, थव्या थव्याना मतलब ग्रुप्स में आ रहे थे, और इस झाड़ में शेल्टर पा रहे थे. झाडाखाली मुंग्याचंही एक वेगळंच विश्व होतं. अभी झाड़ के नीचे चींटियों का भी एक अलग ही वर्ल्ड बना हुआ था. अनेक रंगी कीड़े सुद्धा त्या दलदलित होते, अलग अलग रंग के कीड़े भी उस दलदल में था. दलदल यानी कीचड़, मिट्टी पे जो कीचड़ बना हुआ था वहां पे. एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली. एक बार तो जब मैंने देखा तो वहां पर मुझे सांप की कात यानी स्किन वहां पे नजर आई, यानी कि सांप भी यहाँ पर आया हुआ होगा. झाडांवर खारीची वस्ती तर होतीच, पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसाव्याला येत. अभी झाडावर मतलब झाड़ के ऊपर तो खारी मतलब स्क्विरल की तो वस्ती थी ही, यानी कि स्क्विरल भी बस्ती में थे, वहां पे बहुत सारे स्क्विरल्स भी थे, लेकिन साथ ही साथ वहां उसकी ठंडी छाया में जो डॉग्स वगैरह होते थे वो भी वहां पर आराम करते थे. विसाव्या मतलब टू रेस्ट. फुलांपासून ते फळ्यांपर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही. अब ये लेखक कह रहे हैं कि जब इस झाड़ पर फूल आते हैं और फूल से लेकर जब वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, फ्रॉम फ्लावर गिविंग टू फ्रूट गिविंग, वो पूरा प्रवास जो है मुझे देखने को नहीं मिला, परंतु शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिलेली. लेकिन जो लास्ट सीजन में यहाँ पे था तब मैंने इस झाड़ पर फूलें लगी हुई देखी. ती फुलं चिमुकली, और ये फूल जो है छोटे छोटे थे, मंद गोड वासाची एकदम स्वीट स्मेल की थी, आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत. और उसने इन फ्लावर्स से एकदम ये आश्वासन था
मतलब कि यहाँ पे भरपूर फ्रूट्स आने वाले हैं। ये एक सेटिस्फैक्शन था कि इतने फ्लावर्स है, मतलब फ्रूट्स भी भरपूर आने वाले हैं। फुलांमुळं लवकरच त्या झाडाभोवती पंखाधारित चिमुकल्या पर्या उडू लागल्या। अभी क्योंकि फ्लावर्स है तो फूलांमुळं, फ्लावर्स के वजह से जल्द ही वहां पर झाड़ के आसपास में पंखधारी चिमुकलियां, मतलब फेदर्स, पंख जिनके हैं उड़ने वाले, फेदर्स वाली छोटी छोटी पर्या पर्या उड़ू लागली, मतलब बटरफ्लाईज आने लग गई वहां पे। फुलपाखरं यानी कि फुलपाखरं आणि रंगीत उड़ते कीटक, यानी यहाँ पर फुलपाखरू और रंगीत कलरफुल उड़ने वाले इंसेक्ट्स। फूल चुके चिमुकले पक्षी आणि भूंगे। अभी फूल चुके चिमुकले पक्षी यानी कि जो फ्रूट फ्लावर्स का जो नेक्टर चूसते हैं, ऐसे पक्षी भी होते हैं। आणि भुंगे, भुंगे यानी कि हम भवरे बोल सकते हैं। एका छोट्या फांदीवर मधमाशांचं पोळंही रचलं जाऊ लागलं और एक छोटे से फांदी पर यानी ब्रांच पे मधमाशी यानी हनी बीज का एक जैसे मानो बी हाइव ही वो लोग बनाने लग गए। पोळं ही रचलं जाऊ लागलं। पोळं मतलब बी हाइव, वो भी बनने लग गया। तेव्हा मात्र खिड़की लागून घ्यावी असं वाटू लागलं। तो तब मतलब ऐसा लगा कि अब मुझे खिड़की बंद रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बीज अंदर आके हमें डंक मार दे। पण त्या माशियांनी कधी कोणाला डंश केला नाही, लेकिन उन हनी बीज ने कभी भी किसी को डंक नहीं मारा। सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाल्याचं माझ्या लक्षात आलं। अब सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र, सजीवांसाठी मीन्स फॉर लिविंग बींग्स, ये झाड़ जो है एक जीवनदायी केंद्र हो गया, जीवन देने वाला केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था। और ऐसा ही ये जो है मुझे समझ में आया इस झाड़ को देखकर। ऐसा लेखक कहते हैं कि लेखक को ये झाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लिविंग बींग्स के लिए एक लाईफ गिव्हर है। पण इतकंच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडे आकर्षित होत होती। मतलब ये दूसरे लिविंग बींग्स ही नहीं, ह्यूमन्स भी उस झाड़ की तरफ अट्रॅक्ट होती थी। ज्या कुण्या दक्षिणात्य स्त्रीने हे लिंबाचे झाड राहत्या घरात मागं केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं, तिनं त्या झाडाला कुंपण घातलं नव्हतं। मतलब जो यहाँ पे साउथ इंडियन एक लेडी यहाँ पे रहती थी, दक्षिणात्य स्त्री न मतलब साउथ इंडियन लेडी, वो यहाँ पे रहती थी, उसने ये नींबू का झाड़ वहां पर पीछे लगाया था। और वो भी तब लगाया था जब वो यहाँ पे एक भाड़ेकरी थी, यानी कि रेंट पे रहती थी। और उसने उस झाड़ के आसपास में कोई भी कंपाउंड फेंसिंग नहीं लगाई थी। मुक्त मोकळं झाड, एकदम फ्री रखा था उस झाड़ को। तिनं जणू कडूपणाच्या आणि कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हत्या। और ऐसे था मतलब जैसे कड़ूपना ना ही उसके अंदर कोई कड़वाहट थी, ना ही उसके अंदर कोई कंजूसी थी, क्योंकि कंजूसी होती तो वो झाड़ लगाती ही नहीं पहली बात, और लगाती तो भी फेंसिंग लगा देती थी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, ना कड़ूपणा था उसके अंदर, ना कंजूसी थी उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। आसपासचे लोग ये लिंबाची फळं मुक्तपणे घेऊ जात। आसपास के लोग आते थे और वो नींबू के फल जो है एकदम फ्री होकर लेके जाते थे। फळं कधी कमी पडली नाहीत, फल कभी कम पडे नहीं। जब भी वे देखते थे पूरा भरा हुआ ही रहता था। फळांनी लगडलेलं ते झाड दृष्ट लागण्यासारखं और फलों से लदबद भरा हुआ वो झाड़, ऐसे लगता था मानो जैसे किसी की नजर ना लग जाए, नजर लग जाए वैसा वो झाड़ था। इतना सुंदर लगता था, फलों से भरा हुआ। समृद्धीची भावना जगवणारं आणि जीवनदायी होतं। और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, एकदम सेटिस्फाइड थे कि पूरा हरा भरा फूला हुआ ये झाड़ है। तो ये जो भावना है ये हमारे अंदर पनपती थी जब हम उस झाड़ को देखते हैं, आणि जीवनदायी होतं। और वो झाड़ भी जीवनदायी, जीवन देने वाला सगळ्यांसाठीच, एनिमल्स के लिए ही नहीं, ह्यूमन्स के लिए भी। म्हणजे असं की माणसं, पशुपक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई अशा सगळ्यांचाच ते आकर्षक घेत असे। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंसान, जितने भी पशु पक्षी है, कीटक है, सांप, कुत्री यानी डॉग्स एंड एनिमल्स, आणि खारी यानी कि स्क्विरल्स, गोगलगाई यानी स्नेल्स, अशा सगळ्यांनाच ते आकर्षक घेत असे। मतलब सभी के लिए ये झाड़ जो एक आकर्षण का केंद्र रहा है। भोवतालच्या काहिलीतलं विसाव्याचं आणि आनंदाचं जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो आसपास का परिसर है जो इतना तपा हुआ है, उस तपे हुए परिसर में काहिलीतलं यानी जो तप गया है, एकदम हीट हो गया है, उसमें विसाव्याचं यानी कि आराम का आणि आनंदाचं और खुशी का
जणू आशीर्वादमय आश्वासन, जैसे मानो एक आशीर्वाद देते हुए ये एक आश्वासन है आणि जगण्याचा दिलासा और हमारे जीने का एक होप है. इतकं महत्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो. अब लेखक एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इस झाड़ को इतना इम्पोर्टेंस कैसे मिल रहा है. मतलब इतकं महत्व त्या झाडाला आलेलं, मतलब इतना इम्पोर्टेंस, सभी लिव्हिंग बीइंग्स उससे अट्रॅक्टेड है. तो वो एक लेखक एकदम चकित हो गए थे. ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड़ इमारत होती. अब ये जिस घर में रहकर, जिस घर के पीछे ये नींबू का झाड़ है, उस घर के बारे में ये लेखक बता रहे हैं कि जिस घर में वो इस वक्त रह रहे हैं वो एक रेंट बेसिस पर ही रह रहे हैं और ये एक जोड़ इमारत थी, ट्विन ब्लॉक, मतलब दो घर एक दूसरे से लगे हुए. शेजारी जे राहत होते त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता. अब शेजारी, शेजारी यानी कि नेबर, नेबर में जो रहते थे उनके घर में पीछे की तरफ एक एकदम पानी का हैंडपंप था. हैंडपंप यानी कि हापसा, हापसा जो होता है वो हैंडपंप जिससे पानी निकलता है. म्हणजे भरपूर पाणी होते, मतलब उनके घर में भरपूर पानी था. मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडीही नव्हती. लेकिन आंगन में, उनके घर के आंगन में यानी घर के सामने की जो कोटियाड़ जगह है और परसदार यानी कि घर के पीछे की तरफ का जो आंगन है वहां पर घास का एक काड़ी भी नहीं था उनके आंगन में. यानी कि पानी है लेकिन बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है उनके आसपास में. माणसं उदास, घर में लोग उदास हैं. दुर्मुख लेली, जैसे मानो दुखी हुई है, परेशान है, त्रस्त वाटत होती. त्या घरातली स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे और उस घर की लेडीज जो है हमेशा गहने पहनकर बैठती थी. परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांना हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नहीं. गहने भले ही पहन के बैठती थी लेकिन पानी भी उनके पास था, जमीन भी उनके पास थी. ये सब होते हुए भी उन्होंने कभी भी हरी खुशी, हिरवा आनंद फैलाने का कभी भी नहीं ध्यान किया. इस तरफ कभी भी एफर्ट्स भी नहीं लिया. मला वाटतं झाडं लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक प्रवृत्तीच असावी लागते. तो अब ये जो लेखक जो है ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि झाड़ लगाना, उसे नर्चर करना यानी पाल पोस कर बड़ा करना और उसके द्वारा खुशी जो है और आश्वासन जो है दूर दूर तक फैलाना, ये मैसेज कि यहाँ पर झाड़ है और लिविंग बींग्स यहाँ पे रह सकते हैं और सभी जितने भी लिविंग बींग्स उस झाड़ में रहते हैं वो जिसने भी ये झाड़ लगाया होगा उसको बहुत आशीर्वाद देते होंगे क्योंकि उस झाड़ की वजह से उन्हें शेल्टर मिल रहा है. तो ये एक प्रवृत्ति है झाड लगाने वाले की, जो उसे इतना आशीर्वाद मिल रहा है इन लिव्हिंग बींग्स का. जो माणूस एखादा झाडच जगवतो तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो. जो इंसान एक झाड़ को जन्म दे रहा है वो नेचर में एक हरा चमत्कार, एक ग्रीन मिरेकल मानो कर रहा है. हे लिंबाचं झाडच बघा ना, तो ये नींबू का झाड है, उसी को आप देख लो, समझो. ज्या कुण्या बाईनं हे झाड लावलं होतं ती बाई इथून निघून गेली होती. अब जिस लेडी ने भी ये झाड़ लगाया है वो तो यहाँ से चली गई, परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली. लेकिन जाते समय वो एक अद्भुत चीज उसने हमारे सामने पीछे छोड़ के गई है. अब ये नाट्य मतलब क्या है, जो चीजें हम देख रहे हैं, मूवमेंट लिव्हिंग बींग्स की उस प्लांट के पास में, वो दरवर्षी दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगानं एक उत्सव साजरा होत असणारं, फुलं येत असणारं, घमघमाट दरवळत असणारं आणि मग एक अख्खा फलोत्सव, फळांचं लगडणं, हे सगळं घडत असणार. मी तर केवळ एक ऋतूतला सजीवांच्या जगत्याना नांदत्या अस्तित्वाच्या साक्षीदार होतो. बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो ये यहाँ पे लाइन कही है, यानी कि ये कह रहे हैं कि हर साल हर सीजन में उस झाड़ के माध्यम से एक सेलिब्रेशन होता है जहां पर फूल आते हैं और सभी टाइप के एनिमल्स जो आते हैं, दरवळत असणारं, घमघमाट दरवळत असणारं आणि मग एक अख्खा फलोत्सव, और जैसे एक मानो बाद में पूरा एक फ्रूट्स का सेलिब्रेशन हो जाता है. जैसे कोई हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फलोत्सव, वैसे फ्रूट्स का हम सेलिब्रेशन करते हैं. इतने सारे फूल लग जाते हैं झाड़ में और इतने सारे फ्रूट्स रहते हैं कि ये सब होते होते मैं तो सिर्फ एक ही ऋतु में वहां पर रहकर मैंने देखा है. तो अगर मैं सारी ऋतुएं देखूं तो पता नहीं मुझे और क्या क्या वहां पर पता चलेगा. तो इस एक ही ऋतु में सजीवन जितने भी लिविंग बींग्स है उनके बारे में, उनका नांदत्या अस्तित्वाची, मतलब वहां पर पनपते हुए उनकी बींग को, उनके एग्जिस्टेंस को
मैं साक्षीदार हूं, मैंने विटनेस किया है कि किस तरह से वो एग्जिस्ट हो रहे हैं लिव्हिंग बींग्स उस झाड के आसपास में एक ऋतू में. पण शेजारची ती माणसं, लेकिन जो नेबर्स है वो, ती अनेक वर्षे त्या घरात राहत आलेली होती. वो तो कई सालों से उस घर में रहती आई है. परंतु न त्यांनी हे हिरवं कौतुक पाहिलं, न त्यांनी झाडं लावली. लेकिन ना ही तो उन्होंने ये हरा चमत्कार देखा है, ग्रीन मिरेकल देखा है, ना ही तो उन्होंने कोई ऐसी झाड़े लगाई है, न त्यांनी फुलं फुलवली, ना ही कोई फ्लावर्स उन्होंने ग्रो किया है, न निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोचल्याचं मी पाहिलं नाही. और ना ही ये नेचर का ब्यूटी का खुशी जो उनके आंखों तक पहुंचे वैसा भी मैंने कभी देखा नहीं. म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्यांच्या परस अंगणासारखीच उदास, भक्कास, तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनानं. इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि वो जो लोग उस घर में रहते हैं वो भी एकदम अपने उनके घर के आंगन के जैसे ही एकदम निराश है, उदास है, तपे हुए हैं एकदम. जैसे मानो जमीन पे कैसे सूख जाने से लाइंस क्रिएट हो जाती है, तराड़े पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही उन लोगों के जीवन में भी जैसे एक ऑब्स्टेकल सा छाया हुआ है. ते झाड लावणारी ती दक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती. अब ये जो झाड़ लगाई थी, ये साउथ इंडियन लेडी जिसने झाड़ लगाया था, वो एक दिन अपने बच्चे के साथ में हमारे घर आई थी, ऐसे लेखक कहते हैं. तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड पाहिले. उसने आते ही सबसे पहले उस झाड़ को जाके देखा. तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. तो उसका जो ये इमोशन था, मुझे ऐसे लगा, हळवेपणा मीन्स इमोशन, मुझे ऐसे लगा जैसे वो नेचर से जुडी हुई है. मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, नवनिर्मितीशी मन जोडलेलं असले तर ते ताजं राहतं. झाडांना फुलवणं, रुजवणं, त्यांच्या हिरवा संदेश दूरवर पोहोचवणं, यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी, निर्मितीक्षम होत असावं. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ये लाइन कही है कि मतलब लेखक ऐसा कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि नेचर से जुड़े रहना यानी नवनिर्माण, यानी कि नया कुछ डेवलप करना, नया कुछ बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्मिति, नया कुछ बनाना, उन सभी से जब अगर मन जुड़ा हुआ रहता है तो मन हमेशा ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है. यानी नेचर से अगर हम जुड़े हैं, हम नेचर में प्लांट्स ग्रो करते हैं, नर्चर करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट कर रहे हैं. हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो कंस्ट्रक्टिविटी है, तो हमारा मन हमेशा ताज़ा रहता है. अब झाड़ों को बड़ा करना, उनको पानी देना, खाद देना, जो भी काम रहता है, झाडांना फुलवणं मतलब झाड़ों को बड़ा करना, रुजवणं मतलब उनको बढ़ते हुए देखना, त्यांचा हिरवा संदेश, और वो जो ग्रीन मैसेज एक पहुंचाते हैं दूर तक, वो दूर तक हम पहुंचाते हैं उनका मैसेज, ग्रीन मैसेज. यहाँ से जो सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिविटी और जो खुशी हमें मिलती है, निर्मितीक्षम होत असावा. ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ बिल्डअप किया है, कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ बनाया है. एक मागं ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवांच्या जगवणं, आनंद देत, जीवन देत, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं, हे पाहिलं की मन थक होतं. मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ एक पीछे की तरफ रखा हुआ जो झाड़ था, जो फलदार झाड़ हो गया है, उन्होंने कितने ही जीवन को जीवन दान दिया है, जगाया है, जीवन दान दिया है, खुशी दी है, आश्वासन दिया है, एक फेथ दिया है, होप दिया है कि तुम यहाँ रह सकते हो, एक आशीर्वाद दिया है. ये सब देखकर मन जो है एकदम थक्क रह जाता है. थक्क मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है. हे मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला वाटतं आनंदी राहतात. मर्म यानी कि ये सीक्रेट ऑफ लाइफ, ये बात जिसने भी जान ली है कि अगर आप प्लांट ग्रो करते हो, उन्हें पालते पोसते हो, तो आप खुद एक क्रिएटर बन जाते हो और आपको इस क्रिएटिविटी से बहुत खुशी मिलती है. तो ये बात, ये हे मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला वाटतं आनंदी राहतात. जिसे भी ये बात का पता चल गया, सिक्रेट पता चल गई, तो वो हमेशा खुश रहेंगे. जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लेवून बसतात, त्यांच्या भोवतालची कधी हिरवं झाड उगवत नाही आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिव नाहीत. और जो लोग जो सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक है, यानी कि उनको धन दौलत में ही खुशी मिलती है, उसी का उनको क्रेविंग है, ध्यास घेतात, मतलब उन्हीं चीजों का क्रेविंग है, उनको नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, गहने पहन के बैठते हैं, त्यांच्या भोवतालची मतलब भोवताली मतलब उनके आसपास में कभी भी हिरवं झाड उगवत नाही. ऐसे लोगों के आसपास में कभी भी हरा झाड नहीं उगता है आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवित नाही. और उनके मन में कभी भी पक्षियों की किलबिलाहट, यानी जो अलग अलग जीवन है, उनकी
चिवचिवाहट यानी उनकी आवाज वो नाही गुंजेगी. आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत असावेत और इस खुशी से वो हमेशा ही वंचित रह जाएंगे. ते जीवनदायी झाडांना आपल्या हिरव्या भाषेनं मला असं बरंच काही सांगितले. तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो जो जीवनदायी झाड़ है, नींबू का झाड़, उसने अपने हरी भाषा में, ग्रीन लैंग्वेज में मुझे बहुत कुछ बताया है. तो ये सब बातें जो है प्लांट के बारे में लेखक ने इसी घर में रहकर जानी है, उस झाड़ को ऑब्जर्व करके देखकर. तो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. मैं आपको इसके सिर्फ ब्रीफ आंसर्स स्वमत जो है एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, कृति वगैरह हैं, उन सबको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. तो मैं अभी आपको सिर्फ आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूं और बाकी जितने भी कृति है या दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. हिरवे आश्चर्य ही संकल्पना तुमच्या शब्दांत उलगडून दाखवा. अभी हिरवे आश्चर्य ये जो बोला गया है, ये बात को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो. लेखकांच्या घराच्या मागे एक लिंबाने गच्छ ओथंबलेले हिरवेगार लिंबाचे झाड़ होते. अब लेखक जहां पे रहते थे उनके घर के पीछे की तरफ एक नींबू का झाड़ था जो एकदम हरा भरा था. भर उन्हाळ्यात अवकाश तापलेले असताना ते झाड़ मात्र हिरवाई जपत होते. अब भर उन्हाळ्यात एकदम पूरा समर सीजन चल रहा था, उस वक्त अवकाश तापलेले मतलब पूरा आसमान धरती सब कुछ तपे हुए थे. उस वक्त ये झाड़ जो है मात्र एकदम हरियाली बिखेर रहा था, हिरवाई जपत होते. जमीन करपली होती, जमीन भी एकदम तप चुकी थी. आजूबाजूची झाडे सुकलेली व काळपट्ट झालेली होती. आजूबाजू में जितने भी झाड़ थे वो सब सूख चुके थे, काले पड़ चुके थे. पाण्याची ओलं असणारी पाणथळ जमीनही आसपास नव्हती. कहीं पर भी आसपास में गीली जमीन नहीं थी. या सर्व पार्श्वभूमि पर लिंबाचे झाड़ मात्र तगुन होते. और इसी बैकग्राउंड पे कि इतना तपा हुआ था पूरा जमीन, घर, आसमान, आसपास की सभी जगह और सारे झाड़ सूख चुके थे, उस बैकग्राउंड में भी ये जो झाड़ है वो हरा भरा खड़ा था. त्याच्या खाली काळीभोर सावली होती. झाड़ के नीचे एकदम काली काली साया थी. पायाथ्याशी गोगलगाई होत्या. पायाथ्याशी यानी कि उसके झाड़ के नीचे गोगलगाई थी यानी स्नेल्स. पारव्याची एक जोड़ी झाडावर घरटे बांधत होती. पिजन्स की एक जोड़ी भी वहां पर अपना नेस्ट बना रही थी. आजूबाजूच्या रखरखीतपणाच्या अगदी उलट लिंबाचे झाड विलक्षण जीवनदायी असल्यामुळे त्याचे हिरवे आश्चर्य असे म्हटले आहे. यानी कि यहाँ पर एक जो ये तो बता दिया मैंने आपको, पिजन्स की एक जोड़ी बन रही थी. जोड़ी जो है नेस्ट अपना बांध रही थी और आजू बाजू के जितने भी गर्मी के कारण जो सूख चुके थे सब झाड़, लेकिन इन सभी के उल्टे विपरीत ये जो नींबू का झाड़ था एकदम हरा भरा था. तो ये एक बहुत ही अजीब बात थी. जो जीवनदायी झाड़ था, ये जीवन देने वाला झाड़ मानो समझ लो, इसीलिए इसे हिरवे आश्चर्य कहा गया है. यानी इतनी तपते हुए आसपास की जगह में भी ये झाड़ जो है हरा भरा और एकदम गीला नीचे से जमीन के तरफ से. तो ये एक हरा आश्चर्य ही था जहां पे कई सारे लिविंग बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स जो है रह रहे थे, पनप रहे थे, उनकी बस्ती वहां पल रही थी. झाडं सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र कसे बनू शकते हे विधान पटवून द्या. अभी झाड़ जो है लिविंग बींग के लिए एक जीवनदायी केंद्र, जीवन देने वाला सेंटर कैसे बन सकता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. आजूबाजूच्या उन्हाच्या काहिलीतही लिंबाचे झाड़ हिरवेगार होते. मतलब यहाँ पे आजूबाजूच्या उन्हाच्या मतलब आसपास में गर्मी के वजह से जो तप चुके थे उसमें भी ये नींबू का झाड़ जो है एकदम हरा भरा था. फळांनी लगडलेले होते, पूरा फलों से भरा हुआ था. त्याच्या काळाभोर सावलीत सजीव प्राण्यांची वस्ती असायची और जो काली जमीन थी उसमें लिविंग बींग्स एग्जिस्ट होते थे, बसते थे वहां पे. कुत्री विसाव्याला येत, जो डॉग्स होते वो वहां पे आराम करने के लिए आते थे. मुंग्यांची ही वस्ती होती, छोटी छोटी चींटियों की बस्ती थी, कॉलोनी, एंट हिल्स थे वहां पे. झाडावर खारी खेळायच्या. स्क्विरल्स झाड़ के ऊपर खेलते थे. पोपट, बुलबुल, चिमण्या व इतर पक्ष्यांनी झाड़ गजबजलेले होते. और अलग अलग बर्ड्स जो है जैसे कि पोपट है, बुलबुल है, चिमनी है, ये सब बर्ड्स जो है झाड़ के ऊपर हमेशा रहते थे, जिनके कारण उनके आवाज से झाड़ भरा हुआ रहता था. जेव्हा झाडाच्या फुलांचा बहर आला तेव्हा फुलपाखरे अनेक रंगीत उड़ते कीटक, काही फूलचुके व भुंगे फुलांभोवती रुंजी घालू लागले. तो जब झाड़ों को फूल आने लगे, छोटे छोटे फूल आने लगे, तब उसके आसपास बहुत सारे फूल पाखरे मतलब बटरफ्लाइज वो भी आने लगे. उड़ते हुए कलरफुल कीटक वो आने लगे. फूल चुके यानी कि भंवरे,
वह भूंगे यानी कि हनी बीज ये सब फूलों के आसपास में आने लगे, रुंजी घालू लागले, गोल गोल घूमने लग गए. मधमाशांनी एक पोळेही झाडावर निर्माण केले. मधमाशी यानी कि हनी बीज ने तो मानो एक बी हाइव भी एक ब्रांच पे बना लिया था छोटा सा. अशा प्रकारे पशु पक्षी व माणसे ही लिंबाच्या झाडाकडे आकर्षित होत होती. मतलब इस तरह से देखा जाए तो पशु पक्षी ही नहीं लेकिन इंसान भी उस नींबू के झाड की तरफ अट्रॅक्ट हो रही थी. म्हणून हे झाड सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र बनले असे म्हटले आहे. इसीलिए ये कहा गया है कि लिविंग बींग्स के लिए ये एक जीवनदायी जीवन देने वाला सेंटर बन चुका था, ऐसे कहा गया है. वृक्ष व मानवी जीवन यांच्यातील परस्परासंबंधी विषयी तुमचे मत सोदाहरण स्पष्ट करा. मतलब वृक्ष यानी प्लांट्स और मानवी जीवन ह्यूमन लाइफ के बीच में क्या संबंध है, जो भी डीप रिलेशनशिप है वो हम एग्जाम्पल देके यहाँ पे स्पष्ट करना है. वृक्ष आणि मानवी जीवन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. तो यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वृक्ष और मानवी जीवन, प्लांट्स और ह्यूमन लाइफ, इन दोनों के ही बीच में बहुत ही गहरा नाता है, रिश्ता है. घनदाट वृक्षांच्या राईमुळे पाऊस येतो. एकदम डेंस फॉरेस्ट के वजह से, राई मतलब फॉरेस्ट, उनके वजह से बारिश आती है. पावसाच्या पाण्यावर सर्व प्राण्यांचे जीवन अवलंबून आहे और इस बारिश के पानी के वजह से ही सभी लिविंग बींग्स का जीवन जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है. वृक्षाचा प्रत्येक अव्यय मानवासाठी उपयुक्त आहे. प्लांट्स का हर एक पार्ट, चाहे वो ब्रांच हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, हर एक पार्ट इंसान के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. झाड़े, पाने, फूले, फड़े देतात. मतलब झाड़ हमें क्या क्या देते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब देते हैं. घनदाट छाया देतात, एकदम सावली देते हैं हमें, शॅडो देते हैं. वृक्षांपासून घर बांधणीसाठी लाकूड मिलते. ट्रीज से हमें टिम्बर मिलता है जो हमारे घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है. झाडांपासून कागद तयार होतो. प्लांट से पेपर भी बनता है. फळझाडे व फूलझाडे यांपासून परिसराला शोभा येते. जितने भी फल झाड़े हैं या फूल झाड़े हैं, आसपास में एनवायरनमेंट एकदम ब्यूटीफुल लगने लगता है इन प्लांट्स की वजह से, जिस पर फ्रूट्स और फ्लावर्स लदे हुए होते हैं. काही वृक्ष औषधी असतात, कुछ तो प्लांट्स एकदम मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं. ते माणसांचे आरोग्य तंदुरुस्त ठेवतात. वो इंसान का जो हेल्थ है उसे ठीक ठाक रखते हैं, हेल्दी रखते हैं. हर प्रकारे वृक्ष माणसाला मदद करणारे आहेत. तो हर तरीके से देखा जाए तो वृक्ष जो है इंसान को हेल्प करने वाले ही होते हैं. त्यामुळे वृक्ष हा माणसाचा खराखुरा मित्र आहे. इसीलिए कहा गया है प्लांट्स जो है ह्यूमन्स का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है. लेखकांच्या मुलाने पारव्यांच्या जोडीचा आश्रय, त्यांचे घरटे वारंवार पाहिल्यामुळे पारव्यांचे जोडपे हळूहळू दिसेनासे झाले. ही घटना तुम्हाला काय सांगते ते स्पष्ट करा. अब यहाँ पे जो लेखक का बच्चा, जब वो पिजन की जोड़ी जब अपना नेस्ट बना रहा था तो बार बार उनको देखने जाता था. तो उसके बाद में बार बार वो देखने जाता था तो वो पिजन की जोड़ी धीरे धीरे एकदम वहां से उड़ गई, निकल गई हमेशा के लिए. तो ये क्या हमें बताती है, ये घटना हमें क्या बताती है, हमें स्पष्ट करना है. लिंबाचे झाड भर उन्हात हिरवेगार असल्यामुळे पारव्याच्या जोडीने त्यावर घरटे बांधले. अब ये नींबू का जो झाड़ था इतने हॉट एटमॉस्फेयर में भी एकदम हरा भरा था. इसी वजह से उस पिजन की जोड़ी ने वहां पर नेस्ट बनाया था. त्याने थंड आश्रय शोधला होता और एक बहुत ही कूल शेल्टर उन पिजन की जोड़ी ने ढूंढ लिया था अपने लिए. पारवा हा पक्षी एकांत प्रिय आहे. अब पिजन ये जो पक्षी है वो एकांत प्रिय है. ही लव्स लोनलीनेस. लेखकांचा मुलगा त्या जोडीला वारंवार पाहत असे, लेकिन जो लेखक का बच्चा है उस जोड़ी को बार बार जाके देखता था. त्यामुळे पारव्यांचा एकांत भंग होत असे. इसीलिए उनका जो लोनलीनेस है वो डिस्टर्ब हो रहा था. दे वर गेटिंग डिस्टर्ब. म्हणून पारव्याचे जोडपे हळूहळू दिसेनासे झाले. इसीलिए वो जो जोड़ी है धीरे धीरे वहां से चली गई. पारवाचं काय, पण कोणत्याही पशु पक्षाला त्यांचे स्वातंत्र्य हवे असते. अब वो पिजन्स की ही बात करें तो उनकी ही बात क्यों, कोई भी एनिमल हो उन्हें भी अपना इंडिपेंडेंस, फ्रीडम चाहिए. त्यांच्या जीवनात कोणी ढवळाढवळ करने किंवा दखल देने हे त्यांना त्रासदायक ठरते. और उनके जीवन में कोई भी इंटरफेयर करता है किसी भी तरीके से, उनको बार बार उनके घर में जाता है या उनको बार बार देखता है या कुछ भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करता है, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट है, त्रासदायक है. त्यामुळे अनेक पशु पक्ष्यांना जाती नामशेष होत चालले आहे और इसी वजह से बहुत सारे पशु पक्षी के जो स्पीसीज है वो रेअर होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. हे जर आपल्याला थांबवायचे असेल तर पशु पक्ष्यांचे स्वातंत्र्य आपण अबाधित राखले पाहिजे. और ये चीजें अगर हमें नहीं चाहिए कि कोई भी बर्ड्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज कम ना हो, रेयर ना हो, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उन बर्ड्स एंड एनिमल्स को उनका इंडिपेंडेंस
मिले और उनके इंडिपेंडेंस में कोई, उनकी फ्रीडम में कोई डिस्टर्बेंस ना करे। तो इसी के साथ ही मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज ब्रीफ आंसर्स, स्वमत वाले सभी आंसर्स को एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। एंड आई बिलीव आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ जाएगा। और ब्रीफ्स, बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि ब्रीफ एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैंने ये ब्रीफ आंसर्स पहले ही ले लिए और एक्सप्लेन किए हैं। तो यहीं पर आज मेरा चैप्टर खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।